अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम जी, कैसे हैं जी अली, ठीक हैं आप? अल्लाह करम से आप सुनाए, ठाक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। कल क्या हुआ था, कल कुछ मेरा ख्याल आप। सर मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया सर। अच्छा अच्छा, और कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक सर। आज अभी मिस्टर अली, सर कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं सर आप? मैं स्ट्रॉन्ग फाइबर है मेरे पास। सर मैं पीटीसीएल से बहुत तंग आया हूँ सर, मेरे एरिया में स्ट्रॉन्ग फाइबर आया नहीं अभी तक। अच्छा, आप किधर रहते हैं, कहाँ पे? सर मैं नक्शबंद कॉलोनी सर, नियर रशीदाबाद खानेवाल रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। नहीं ये तो मैं स्ट्रॉन्ग फाइबर इस्तेमाल करता हूँ। मैं भी पहले जी था, सर। लेकिन वो तो दैट वाज अ पैथेटिक वन, उसमें बड़े सर उनकी मसाइल थे। स्ट्रॉन्ग फाइबर की भी सर सर्विसेज, उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मेरे साथ वाले घर में सर स्ट्रॉन्ग फाइबर लगा हुआ है, मेरे घर में नहीं लगा हुआ, क्योंकि कहते हैं कि वहां तक हमारी रीच नहीं है अभी तक, सिर्फ एक एक घर का डिफरेंस है। अच्छा, सही सही। वो चलें, सर और काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाएगा। मेरा ख्याल फाहद हैव ज्वाइंड, और अ, उस्मान, उसामा, उसामा गुलजार। उसामा, यू आर फ्रॉम लाहौर? जी सर, अस्सलाम हाँ, वालेकुम सर। कैसे हैं जी, आप ठीक हैं? सर अल्लाह का शुक्र आप सर। लाहौर से ही हैं ना जी आप? जी मैं लाहौर से हूँ सर। चलें, ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल आज कुछ टाइम के बाद आप क्लास ले रहे हैं, लगता है मेरा ख्याल। सर एग्जाम से आ रहे थे सर, वो हम्म, आईसीएमए सही में, सही। इसी वजह पेपर से हो सर। गए? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन से दिए हैं पेपर आपने? सर सिर्फ एक ही दिया था, बट बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी उसकी, अच्छा इसीलिए काफ़ी टाइम बाद मैंने क्लास ज्वाइन किया दोबारा से। अच्छा, सही सही। शुरू करें जी, मेरा ख्याल। यस सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक आज का है, दिस इज मॉड्यूल डी वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो ए बी सी हैज बीन फिनिश्ड, so D is being started, and that is with respect to change management. One of very important topic in a sense. SM is using one slogan, और वो कहते हैं change or die. So change or die mean that change naturally is supposed to be in your environment, इधर टेक्नोलॉजिकल, वो जो हम जितने भी बातें हैं वो करते हैं टेस्ट के हवाले के साथ, तो नेचुरली इट इज सपोज टू चेंज। वंस चेंज आएगी तो उसके मुताबिक हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना होता है। ये हमारे पास इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, विच इज सर बीइंग। काफ़ी डिस्टरबेंस है सर। अच्छा, आवाज़ क्लियर नहीं है? सर शोर आ रहा था, अभी मोटरसाइकिल गुजरने की आवाज़ आई है सर, इस तरह की। नहीं हुआ। हेलो। मोटरसाइकिल इधर से तो नहीं थी कोई ऐसा। हाँ जी, क्या है पोजीशन? सर अब क्लियर है सर आवाज़। चलें, ठीक है। अच्छा, माय डियर, यू कैन सी दिस पिक। वैसे तो ये चेंज मैनेजमेंट फॉर आईटी प्रोजेक्ट, इसकी हम नहीं बात कर रहे, ये पिक के हवाले से ये था। यू कैन इमेजिन, तो आप क्या कर रहे हो, एक बॉस है, उसको आप अपने मुताबिक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यू वांट टू मॉडिफाई, यू वांट टू चेंज, ठीक है। तो चेंज इज एवरीवेयर, एंड अच्छा, नाउ आई वाज बेसिकली टॉकिंग चेंज और डाई। तो या तो चेंज ले आओ और उसको एक्सेप्ट करो, या फिर ये है कि आप तैयार हो जाओ डाई होने के लिए भी। अदरवाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो यू मे सर बी। ये आवाज़ में दोबारा इशू आ रहा है। जी,
हाँ जी, आप बताइएगा कि प्लीज। हेलो। सर दोबारा इशू आ बेटर रहा है नो इसका। सर। जी हेलो। जी सर आ रही है आवाज। चलिए अब शुरू करूं मैं। अच्छा, यस सर। तो यस सर, यस सर। दिस इज द चेंज ऑफ टाइम। तो लिहाजा मीन के इफ यू आर नॉट अडेप्टिंग according to situation, so there'll be a big problem would be there for the companies. तो हम सबसे पहले जरा change management is the process to and techniques सर to आपकी आवाज फिर से चली गई है सर। क्या हो गया फिर से? क्या हुआ है? सर आपकी आवाज बहुत लो हो जाती है सर। हेलो। जी सर सर अब ठीक आपकी आ रही है आवाज लेकिन बीच में बहुत लो हो गई थी। हाँ जी, व्हाट अबाउट? सर अभी ठीक है सर। अच्छा, तो चले एनी हो। तो change management is the process, tools and techniques to manage the people side of business change to achieve the required business outcomes and to realize that business change effectively within the social infrastructure of workplace. My dear, if you are going to see, जो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी चेंज लाने की जो फोर्सेस हैं वो दो हैं। वन इज इंटरनल फोर्सेस, द अदर इज एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इसको जरा क्रिटिकली देखिएगा, ये चल के आगे भी मैंने इस पर डिस्कशन करनी है। तो चेंज जो लाने की रीजंस हैं वो फोर्सेस, और फोर्सेस के लिए हमने लफ्ज आगे चल के ट्रिगर का एक इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? ट्रिगर। ट्रिगर। ट्रिगर, TRIGG। ट्रिगर आप समझते हैं ना क्या चीज होती है? कि वो चीज जो आपको कोई काम करने पे मजबूर करती है वो ट्रिगर जी होती सर। है। मसलन फर्ज करें कि आपके इर्द गिर्द स्टूडेंट कंपटीशन, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटीज में बच्चों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, हर कोई अपनी अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो माय डियर, ये जो इम्प्रूवमेंट इन देयर क्वालिफिकेशन वो आपको भी मजबूर करेगी कि आप भी कुछ करें, क्योंकि वहाँ जो तब्दील आ रही है तब्दीली आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो मुमकिन है कि आप जिस जॉब पे काम कर रहे हो वहाँ से आपको फारिग कर दिया जाए, चूँकि आपके मुकाबले में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। So that's why you need to now opt the new courses, and this is a change, and that is the trigger is there. So trigger can जो है वो forces हैं, और वो forces में internal forces होती हैं, external forces हैं, और external internal में हमारे crisis, managerial personnel, work climate, environment, deficiencies in existing system जो हैं ये हमारे triggers बनते सर हैं। हाउ कैन वी डिफाइन क्राइसिस इन इंटरनल फोर्सेस? अब देखो माय डियर, क्राइसिस एक सीवियर वो सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल क्राइसिस बेसिकली वो ह्यूमन का नहीं होता। क्राइसिस ये है कि आपके पास वो जो रॉ मटेरियल है वो आपको मार्केट के अंदर एब्सोल्यूट नहीं मिल रहा, ठीक है, या आपके अंदर जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो जो सेंट्रलाइजेशन आपने की हुई है उसकी वजह से आपके काम करने में इतने मसाइल पैदा आ रहे हैं कि वो आपका क्राइसिस बन गया। तो नाउ दैट्स व्हाई वो जो सेंट्रलाइजेशन आपने अडॉप्ट की हुई है, it need to be converted into decentralization, because decentralization is not a solution and rather it is creating certain type of hindrances and hurdles. तो अब वो चीज क्या बन गई? क्राइसिस बन गई। क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप वो काम ना कर पा रहे हो। अब आपको अपने यहाँ मसलन आपकी जो आपने टेक्नोलॉजी लगाई हुई है कंपनी के अंदर, अब वो इतनी पुरानी हो चुकी है कि आप अपने न्यू जो ऑर्डर्स आपको मिलते हैं या कस्टमर को सेटिस्फाई रिटेन करने के लिए उस प्रोडक्ट उस मशीन के ऊपर वो टेक्नोलॉजी से आप उस लेवल की प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बना सकते, या उससे वेस्टेज इतनी ज़्यादा होती है कि आप वो काम परफॉर्म नहीं कर सकते। नाउ यू आर एट्रीब्यूटिंग कि ये दिस इज अ क्राइसिस, और अब क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए
پھر آپ کو کچھ، لہٰذا وہ جو آپ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں اس کا ٹریگر کیا ہے، وہ کرائسس ہے. تو کرائسس از ون آف دا فورس، سم ٹائم اٹ مے بی اے ٹریگر جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ کچھ کام کرنے کے لیے. اسی طرح مینیجیریل پرسنل ہے، یعنی آپ کی مینیجیریل پرسنل کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں ٹریننگ، وہ لوگ ٹرینڈ نہیں ہے، ان کا ایکسپیرینس وہ نہیں ہے، وہ پیپل کوآپریٹو نہیں ہے، ان کی کمپٹنسز اس لیول کے نہیں ہیں. So that's why you need to brought and introduce a training system in your company organization. Otherwise, you may not be able to complete the work. So یہ وہ Right, sir. چیزز ہیں. علی ٹھیک ہے؟ Right, sir. Thank you. اچھا، اب دیکھیے ہماری ایکسٹرنل فورسز میں نیچرلی یہ چکے ہے، دس از ٹیکنالوجی اور مارکیٹنگ کنڈیشنز، گلوبلائزیشنز، سوشل اینڈ پولیٹیکل چینجز. یہ آپ کا جو پیسٹل ہوتا ہے جس کو آپ بار بار پڑھتے ہو، پیسٹل پیسٹل پیسٹل، تو آؤٹ سائڈ. تو مائی ڈیئر، یہ وہ فورسز ہیں وچ آر کریٹنگ سم سارٹ آف پرابلمس. اچھا اب دیکھیں، ہم نے ان چینج کو ہم نے حل کرنا ہے. تو جو ہماری کریکٹرسٹکس آف مینجمنٹ، اس کو چینج مینجمنٹ کرنے کے حوالے کے ساتھ، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ مینجمنٹ ایز اے کنٹینیوس پروسیس، مینجمنٹ ایز اے ڈسپلن، مینجمنٹ ایز اے کریئر، مینجمنٹ ایز این اپلائیڈ سروسز گائیڈنس کے ذریعے سے، مینجمنٹ از اے گول اورینٹیڈ، مینجمنٹ ایز اے لیڈرشپ، مینجمنٹ از اے ہیومن ایکٹیویٹی. یہ آپ کی وہ جو اپروچز جس کے اندر ہم نے چیزوں کو مینج کرنا ہے، تو مینجمنٹ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ایک ڈسپلن کا نام ہے، ایک کریئر کا نام ہے، اپلائیڈ سروسز گائیڈنس اس میں ہوتی، گول اورینٹیڈ. تو ان کو آپ نے آگے چل کے اس کے حوالے کے ساتھ یہ کام کرنا ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے، جو آپ کی چینج مینجمنٹ ہے، اب آپ نے چینج لانی ہے، تو چینج مینجمنٹ از دی کریشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف دا رولس، processes and tools that each of these groups use to effectively manage the people side of change. جو ہیومن بیسس کے اوپر آپ اس کو. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ سارٹ آف یہ ٹریگر فار چینج. یہ دیکھیے گا ٹریگر فار چینج. تو change is the human experience consists of matching our capabilities against the challenges we face. A sense of balance is maintained in our life when. تو دیکھو ہمارا ایک ابیلٹی، ولنگنیس ایک چیلنج ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیپیبلٹیز ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی اپرچونیٹیز میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اسی طرح ہمارے پاس بھی سیک دا کائنڈ آف بیلنس بیکاز اٹ میک دا فیل دیٹ تھنگز آر پرڈکٹیبل اینڈ ایزیئر ٹو چینج. تو اسی طرح یہ مائی ڈیئر بات یہ ہے کہ آپ کا چیلنج، اگر چیلنج از لیس دین پازیٹیو چینج، تو کیپیبلٹی یہ اچھی چیز ہے. اور اگر آپ کی چیلنج از لیس دین کیپیبلٹیز میں نیگیٹو اگر ہے، پازیٹیو اگر ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہے. اگر نیگیٹو ہے تو پھر اس کا مطلب کمپنی از انیبل ٹو کوپ اینڈ ٹو ڈو دس ون لائف. اچھا اب دیکھیں وٹ ڈز اٹ مین ٹو مینج چینج. تو جب آپ نے چینج کو مینج کرنا ہے نا جی، تو مائی ڈیئر ہم ٹو دی آرگنائزیشن لیول اور ٹو دا امپلائی لیول کریں. ہیو اے اسٹرکچرڈ چینج مینجمنٹ. تو جب آرگنائزیشن لیول کے اوپر ہم نے چینج لانی ہے تو پوری آرگنائزیشن میں، اسٹرکچرڈ کا مطلب ہے پورا سسٹمیٹک ایک چیزوں کو، پروسیس کو. جیسے آپ اپنے اسٹرکچر کو، اپنی ہیرارکی کو، اس میں تبدیلی لاتے ہو. یو براٹ ڈی سینٹرلائزیشن، چین آف کمانڈ کو بدلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اسٹرکچر ورٹیکل تھا، آپ نے ٹیم بیس اسٹرکچر بنا دیا. تو جب ٹیم بیس اسٹرکچر بنایا تو لوگوں میں کوآپریشن آیا تو لوگوں میں کوآرڈینیشن آیا تو لوگ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع ہوئے. تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں وچ یو میں انٹروڈیوسڈ ان یور. سیم ہمیں امپلائیز لیول کے اوپر بھی چینج مینج کرنا ہوگا. ٹو انڈرسٹینڈ وٹ چینج مین اینڈ ہاؤ اٹ افیکٹس می، ہیو سم اسکل ٹو مینج چینجز. تو جب آپ نے آرگنائزیشن میں براڈر کولیکٹیو لیول کے اوپر اور امپلائیز میں بھی کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو یو ہیو ٹو براڈ دس ون لائف. اچھا جی، اب مائی ڈیئر وہ جو اپروچز کی بات ہے، تو اب ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس
اپروچز فار چینج کیا ہے کہ ہم کیا کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. آپ ایک اپوائنٹ چینج ایجنٹ. آپ دیکھیے کہ بات ہے کہ جو چینج ایجنٹ جس کو ہم کیٹلسٹ بھی کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو چینج لائے گا. تو سب سے پہلے چینج لانے کے لیے آپ کو چینج ایجنٹ اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے. پھر ڈٹرمن واٹ شوڈ بی چینج, پھر کائنڈ آف چینج, پھر انڈیویجول افیکٹڈ بائی چینج, پھر ایویلیوشن آف چینج آپ اس کو دیکھتے ہو. اور ایکسکیوز می سر, جی جی سر یہ سمجھ نہیں آئی بات سر, اپوائنٹ چینج ایجنٹ سر یہ کیا کیا مطلب سر؟ دیکھو مائی ڈیئر, آپ نے اپنی کمپنی کے اندر ایک چینج لانی ہے تو آپ جی سر. کسی کو ذمہ داری دو گے نا. لیٹ سے آپ مجھے ذمہ داری دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سسٹم کو بدلیں, اس میں ایفیشنسی لے کے آئیں, تو مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں کون ہوں؟ سر پہلے ہم ڈٹرمائن نہیں کریں گے کہ کیا چینج لانی ہے, ہمیں کس چیز میں چینج لانی ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں چینج لانا ہے. وہ کر لیں, لیکن آپ جو چینج لانے والا بندہ ہے اس کو بھی تو اپوائنٹ کریں گے نا. وہ لیٹ سے یس سر. آپ نے اس بندے کو اپوائنٹ کر دیا, آپ کہا دی کہ یہ چینج آپ لائیں, اور وہ پھر اس کو تو چینج ایجنٹ اپوائنٹ کرنا پڑے گا نا آپ ہمیں. رائٹ سر. یہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ چینج ایجنٹ اور انڈیویجول افیکٹڈ بائی چینج. ٹھیک ہے, یہ پھر ایویلیوشن آف چینج, ٹائپس آف چینج, اور یہ مل کے پھر سکسیس آف چینج دیں. اس کا مطلب جو سکسیس آف چینج ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ان چیزوں پہ. مطلب چینج ایجنٹ کے بغیر یہ سکسیس نہیں آ سکتی. انڈیویجول افیکٹڈ بائی چینج, وہ لوگ جو انڈیویجول افیکٹ ہوتے ہیں ان کو آپ نے ان میں چینج لانی ہے. پھر ڈٹرمنیشن آف واٹ شوڈ بی چینج, پھر ایویلیوشن آف چینج, اور پھر ٹائپس آف چینج ٹو بی میڈ. یہ مل کے جب آپ کام کرتے ہو تو یہ پھر ہمیں یہاں چینج آتی ہے. اور یہی وہ چیز ساری باتیں یہاں پہ ہے. یہ اپوائنٹ چینج, یہ لائک ڈٹرمن واٹ شوڈ بی چینج, یہ والی کائنڈ آف چینج, انڈیویجول افیکٹڈ, ایویلیوشن آف چینج, ٹائپس آف چینج, تو یہ مل کے اٹ وڈ بی برنگنگ دس لائف. اچھا اب دیکھیے مائی ڈیئر, بات یہ ہے کہ چینج ورسز اسٹیبلٹی. دیکھیے اسٹیبلٹی کیا چیز ہوگی, لائک وائز مین کہ ایک چیز کا کانسٹنٹ ہو جانا, مطلب وہ جو لیول آپ نے اٹین کیا ہے اس لیول پہ ہی رہنا وہ اسٹیبلٹی ہے. لیکن یہ دونوں اہم چیزیں ہیں. اسٹیبلٹی کمپلیمنٹ چینج کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی اسٹیبلٹی آپ کی چینج کو کمپلیمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور چینج آپ کی اسٹیبلٹی کو سپورٹ کرتی ہے. اب یہاں پہ دے ہیو مینشن ٹو ٹائپ آف تھنگس. یہ دیکھیے یہ کیا ہے, اسٹیبلٹی ہے, یہ کیا ہے, اڈیپٹیشن ہے. ہماری علی بتائیں گے اڈیپٹیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب سر کسی چینج کو سر اڈاپٹ کر لینا, مطلب سر اس کو سمجھ نہیں لینا بلکہ سر. اڈاپٹ کا لفظ نہ آپ استعمال کریں, اڈیپٹ کہیں. اڈیپٹ اڈاپٹ سر, اور اڈیپٹ میں اڈیپٹ سوری. فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو اس میں ڈفرنس فال کرتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ سر. تو ہاں جی, اس میں دیر از اے ڈفرنس. تو اس میں اس حوالے کے ساتھ یہ ہے, اب دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ جب آپ اڈیپٹ کرو گے تو چینج آتی ہے, اور جب آپ اسٹیبل ہوتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس چیز کو آپ نے اڈیپٹ کر لیا اب وہ مسلسل کام کرنا ہے, ہونا ہے, جب تک اگلی چینج نہیں آتی. اور وہ جو بغیر چینج کے جب آپ ہوگا تو وہ آپ کی کیا ہے, اسٹیبلٹی ہے. یو گاٹ دا پوائنٹ؟ یس ٹھیک سر. ہے. تو لہذا اب دیکھیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیے 1 2 3 4 5 دیکھیں, دیٹ از وٹ کہ یہ ہے آپ کے پاس اسٹیبلٹی ہائی ہے اور اڈیپٹیشن لو ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں انفیکٹ اس کا مطلب پتہ ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے کہ جہاں اسٹیبلٹی ہائی ہے لیکن کمپنی چینج نہیں لاتی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہائی ڈیتھ پروبیبلٹی کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے کہ جو کمپنی زیادہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گی, اس کی وجہ ہے کہ یہ زیادہ اڈیپٹیشن نہیں کرتی اور ایک ہی سسٹم بنا کے اس کے اوپر چلتی رہتی ہیں. اس کے مقابلے میں یہاں پہ دیکھیں کہ ہائی سروائیول پروبیبلٹی, جب آپ اس لیول پہ آ گئے یہ تو آپ کی اڈیپٹیشن بڑھ گئی
और दूसरी तरफ आप स्टेबिलिटी में भी हाई हैं, ये अच्छी चीज़ है। तीसरी में आप अगर आप देखें तो हाई सर्वाइवल एंड ग्रोथ प्रोबेबिलिटी, ये आप ग्रोथ में भी चले गए और आपकी सर्वाइवल भी बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि आपकी अडेप्टेशन और बेहतर हो गई और इधर से स्टेबिलिटी भी आपकी हाई है। सबसे अच्छा ये वाला कंडीशन है आपकी। चौथे में क्या है कि आपकी सर्टेनिटी क्या हुई, सर्टेनिटी ऑफ डेथ क्या होगी, क्विक, क्योंकि यहाँ पे आप अडेप्ट भी नहीं करते और स्टेबल भी नहीं है। ये सबसे डेंजरस पॉइंट है जो उन्होंने रेड से शो किया। और यहाँ पे माय डियर एडेप्टेशन बहुत हाई है लेकिन स्टेबिलिटी लो है। तो माय डियर पॉइंट इज दिस वन कि आपने बेसिकली बैलेंस करना होता है दो चीज़ों के दरमियान, स्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी के, अडेप्टेशन के साथ। अडेप्टेशन का मतलब है कि ब्रिंगिंग अ चेंज, लिहाजा कंपनीज के लिए ये दो वाले एरियाज कंपैरेटिवली बेहतर है और सबसे बेहतर ये वाला पॉइंट है। उसकी वजह है कि ये आइडियल सिचुएशन है जिसमें आप कंपनी अडेप्ट भी करती है और अपने आप को स्टेबल भी रखती है। मुझे ये बता दीजिए ये पॉइंट अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं, अदरवाइज आई एम सपोज टू टॉक। यस सर क्लियर है। सर अली ऑल ठीक क्लियर है? सर। ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा जी, ये आइए नाउ, व्हाट चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हमने चेंज किन को करना है? तो माय डियर चेंज आप लाएंगे इन पीपल, स्ट्रक्चर, इन टेक्नोलॉजी। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पीपल फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। अच्छा अब देखिएगा, आपके पीपल का मतलब है कि यू हैव टू चेंज एटीट्यूड्स, ब्रॉट सम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप स्किल्स में चेंज लाइए, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर चेंज लाइए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ थोड़ा सा मैं अगर एटीट्यूड का पूछूं तो उस्मान क्या है एटीट्यूड? उसामा सॉरी, आप एटीट्यूड में कैसे तब्दीली ला सकते हैं? जी सर वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना सर। हाँ, कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसामा से भी सर पूछ रहा हूँ एटीट्यूड, पॉसिबल। जी जी। सर आपके जो बिजनेस का कोड है सर उसको चेंज करके। बिजनेस का कोड कैसे? लेट्स से मैं अभी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या चेंज, आप में कोई तब्दीली ला रहा हूँ मैं? सर अगर आपकी एज ए स्टूडेंट एग्जांपल अगर दी जाए तो उसमें सर आप मोटिवेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट पैदा करें इसके अंदर, कोर्स के अंदर। हाँ देखो मेरी बात सुनिए, जब कोई बंदा आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, कोई नई थ्योरी पढ़ाता है, तो वो थ्योरी पहले आपको नहीं आती थी, अब आपको उसके मीनिंग पता हो गए या वो मीनिंग पहले से ज़्यादा क्लियर हो गए, ये उसका कॉग्निटिव फैक्टर होता है। तो एटीट्यूड में जब आप किसी चीज़ को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ते हैं, तो माय डियर वो जो आपका जो नॉलेज पहले नहीं था, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग जो बेहतर हुई है, ये माय डियर आपके एटीट्यूड में तब्दीली है। क्लियर? क्लियर इसीलिए सर। तो एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, एक अफेक्ट कंपोनेंट होता है और तीसरा इंटेंशन होती है। ये जरा नोट डाउन कर लें आप लोग। एटीट्यूड के थ्री कंपोनेंट में पहला क्या है? कॉग्निटिव फैक्टर या कंपोनेंट, नंबर टू अफेक्ट कंपोनेंट, नंबर थ्री इंटेंशन। नंबर 2 कौन सा था? अफेक्ट, AFFECT। अब अफेक्ट से मतलब वो नहीं है, अफेक्ट का मतलब फीलिंग है, अफेक्शन, फीलिंग, जज्बात, सेंटिमेंट। और थर्ड वन? इंटेंशन। और माय डियर सिंपल सी बात है कि आपके माइंड में पूरी दुनिया के बारे में जो कुछ भी आप सोचते हैं या जो भी आपकी एफिलिएशन है, वो आपका एटीट्यूड है। क्लियर? गॉट इट सर। और अच्छा, अब लीडरशिप स्किल्स
कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कम्युनिकेशन स्किल्स में बेटा जी लोगों को तब्दील करना है, क्या करेंगे आप लोग? सर वे टू सर प्रेजेंट। हाँ हाँ, मतलब कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर हो सकती है, को बताएं उसकी कोई एग्जांपल। सर ट्रेन कर सकते हैं सर एम्प्लॉयज़ को। कौन सी ट्रेनिंग दे और सकते हैं? सर ट्रेनिंग में मतलब कि ट्रेनिंग का सर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें, सर आपकी प्रेजेंटेशन है सर इसमें, हाँ, वर्बल सर एज ऑफ वर्बल माय वर्बल में ओपिनियन। क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? कौन कौन से स्किल्स आएंगे, जरा बताएंगे वर्बल में? सर आपकी कस्टमर्स के साथ डीलिंग्स हैं सर आपकी, कस्टमर केयर, इसमें इसके अलावा सर। इसमें रिटर्न रिटर्न भी होता है सर वर्बल में। रिटर्न भी होता है सर, वोकल में सर नहीं। और जी, वर्बल सॉरी में सर मैं, नहीं। जी नहीं, मेरा कहने कम्युनिकेशन का में सर मतलब, आएगा। देखो देखो कम्युनिकेशन में दो है ना, एक वर्बल है और जी एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल है जी। वर्बल में क्या क्या चीजें शामिल हैं? आप बेटा बताइए ना, वर्बल में क्या है? सर वर्बल में बाय सर जो आपकी टॉक होती है सर, निगोशिएशंस जो होती हैं आपकी, आपकी डीलिंग हाँ, से। फीलिंग। तो बेटा यही मैं आपको थोड़ा सा इंगेज करना चाह रहा था। देखो वर्बल में दोनों चीजें आती हैं। वर्बल में आपकी स्पोकन, ओरल और दूसरी रिटर्न भी आती है। अगर आप एक अच्छा लेटर ड्राफ्ट कर लेते हैं तो राइटिंग में, तो ये माय डियर आपका कौन सा स्किल है? ये भी तो वर्बल स्किल है ना, और रिटर्न है। तो वर्बल में दो बातें आती हैं, ये बात जरा ध्यान में रखें। एक ठीक है रिटर्न सर। और दूसरा ओरल। जब आप स्पोकन वाली बात करते हैं ना, तो उसामा आप लाइफ में वर्बल ना कहा करें, ओरल कहा करें। ओरल मीन स्पोकन। और जब आप रिटर्न में लिखते हैं तो वो आपकी रिटर्न है। और ओरल और रिटर्न मिलके ये वर्बल हो जाता है। तो लिहाजा हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग वर्बल को सिर्फ ओरल समझते हैं, ये गलत है। असल में कोई भी कम्युनिकेशन जिसमें आप अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और वो रिटर्न भी हो सकती है और वो ओरल भी हो सकती है। इस वक्त मेरी प्योर आपके साथ जो चल रही है कम्युनिकेशन, वो ओरल है। ठीक है। और ये जो मैंने यस सर। प्रेजेंटेशन पीपीटी बना के भिजवाई हैं, ये मेरी आपकी कौन सी है, ये रिटर्न है। क्योंकि हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड द मटेरियल, उसमें कहाँ प्लेस करना है, किस तरह है, या मैंने एक एप्लीकेशन लेटर लिखना है, और वो अल्फाज जो यूज़ करेंगे, जिस तरह एक आप एप्लीकेशन लिखते हो वो लिखेंगे, तो वो दोनों मीन्स आपके वो वर्बल होते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात अभी कर रहा था कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल में आप ने असल में कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि आपके नॉन वर्बल में आपके पोस्चर हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हैं, जेस्चर्स हैं, प्रॉक्सिमिटी का है, कैनेसिक्स है, और ये सारी पोस्चर आपका होता है। आपने ऑफिस में एंटर कैसे होना है, तो ये आपने दिस इज ऑल सम सॉर्ट ऑफ चेंज यू हैव टू ब्रॉट इन योर पीपल। तो दैट्स व्हाई आई थिंक एटीट्यूड, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा ख्याल है बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। जी सर। ठीक है। अच्छा, फहद जी आप भी क्लियर हैं, आप ओरल और उसके हवाले से? तो यस वर्बल सर। में जब भी आप लोगों ने उसामा से बात करनी है तो इसमें दोनों चीजें शामिल होंगी। अली, यू गॉट इट? यस सर। ये आवाज आवाज कहाँ आ रही है? तो किसी बच्चों के बच्चों, बच्चे खेल रहे हैं सर लैपटॉप के साथ। ये मेरा ख्याल है फहद होंगे या फिर उसामा होंगे। नहीं उसामा सर, आप क्या नहीं। हैं जी? सर मैं तो अकेला बैठा हूँ रूम में, कोई भी नहीं है। अच्छा, चलें चलें, अच्छा जी, ओके। नाउ देयर इज अ स्ट्रक्चर। Structure mean system, or uh, that is the jobs which have been arranged vertically, horizontally. Uh, so flat structure. So there is the taller structure, mean organization controls, policies, and procedures.
یہ ہمارے اس میں فال کریں گے. پھر اس طرح ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی ٹائپس آف اکوپمنٹ, ٹھیک ہے, process that assist organization member in performance if their job like. So anyhow, point was simple کہ ہم نے جو چینج لانی ہوتی ہے وہ تین چیزیں ہیں, اسٹرکچر میں تبدیلی لاؤ اور ٹیکنالوجی میں پیپل. اچھا اب دیکھیے فرض کریں کہ کمپنی کا جو کل بھی ہم نے ایک ٹاپک ڈسکشن کیا تھا ری انجینئرنگ کے حوالے سے, تو کمپنی کے اندر سینٹرلائزیشن چلتی ہے. اچھا اب کمپنی نے اس ورٹیکل سسٹم کو بالکل چینج کر کے اپنا اسٹرکچر ٹیم بیس اسٹرکچر بنا لیا. اب یہ جو ریڈیکل چینج آپ نے اپنے اندر لے کے آئے اس کو آپ نام دیتے ہو ری انجینئرنگ, اور نیچرلی آپ نے اپنے سسٹم کو تبدیل کیا ہے, اس کے پیچھے بھی لاجک ہوگی, تو دیٹ از کالڈ اے چینج. اسٹرکچر مین کہ آپ نے سسٹم آف ارینجمنٹ آف جابس, پروسیجر, کام کرنے کے جو طریقے ہیں, آپ نے سینٹرلائزیشن. اب ہیویلی آپ نے اپنے کمپنی کے اندر ڈی سینٹرلائزیشن, لیسے فیئر اسٹائل, ڈیسیژن میکنگ نیچے کی طرف آپ نے دے دی ہے. بہت سا کم سے کم آپ اپنے سبارڈینیٹس کو انٹروین کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی چینج آپ نے لے کے آئے ہیں. بٹ اینی ہو آئی تھنک یہ ہے ہماری چینج کے حوالے سے. یو گاٹ اٹ, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی ایشو تو نہیں تھی؟ نو سر. نو مائی ڈیئر, کائنڈز آف چینج میں ابھی جو بات ہوئی تھی دیٹ از اسٹرکچرل چینج, پیپل چینج, ٹیکنالوجیکل چینج. اور اس میں اب اسٹرکچرل چینجز میں کیا ہے, کلیریفائی اینڈ ڈیفائننگ جاب, چینج آرگنائزیشن اسٹرکچر, ڈو میٹ کمیونیکیشن نیڈ, ڈیسینٹرلائزنگ آرگنائزیشن ٹو میٹ کاسٹ. یہ آپ کی اسٹرکچرل چینجز ہیں. پیپل چینج میں کیا کریں گے, آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, ٹریننگ, ریڈیوس ریزسٹنس ٹو چینج. ٹیکنالوجیکل چینج میں ڈپلائے ٹول ٹو انکریز افیکٹونیس, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ وہ آپ نے ان چیزوں کو مینج کرنا ہے. یہاں پھر آپ نے کنسرن فار پروڈکشن, یہ بیسیکلی کنسرن فار پیپل, یہ ایک مینیجیریل گرڈ ہے اور یہ اسٹائل ہے بیسیکلی کہ جی ہم یہ اسٹائل آن دا بیسس آف دس ون ہیو بین براٹ لائک. یہ ہے جی ہماری نیچرلی جب ہم چینج لانا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں مختلف قسم کی چینج ریزسٹنس بھی آتی ہیں, لیکن یہ ریزسٹنس مطلب ہے کہ لوگ اس پہ ایگری نہیں کرتے. دیر آر ڈفرنٹ ریزن. اب جیسے آپ ایک کمپنی میں آٹومیشن لے کے آتے ہیں تو جو آپ کا ایگزسٹنگ اسٹاف ہے وہ اس آٹومیشن کی کیا کرے گا, حق میں ہوگا یا مخالفت میں ہوگا؟ سر مخالفت میں ہوں گے. کیوں؟ سر مخالفت میں. ہاں کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سر آٹومیشن اگر آ جائے گی تو سر کم امپلائز کی ضرورت پڑے گی, تو لوگوں کو فارغ کرے گی سر کمپنی. تو دیٹس واٹ, آپ کو لے آف کرنا, تو اب لے آف میں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میری جاب نہ نکل جائے. تو دیٹس واٹ, میں پھر اس چینج کو بجائے کہ سپورٹ کرنے کے میں اس کی مخالفت میں چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے اب مائی ڈیئر وہ جو ہم نے اپروچز افیکٹو میں آپ لائک جو آپ کی ہوتی ہے اس میں یو ہیو ٹو براٹ, اگر آپ یہاں سے چیزوں میں اگر اس کو دیکھنا ہے تو آپ نیگوسیشن, انٹروڈکشن اینڈ ٹریننگ, چینج ایجنٹ, ریوارڈس اسکیمز, کلیئر وین وغیرہ یہ انٹروڈیوس کروا کے آپ اپنی کمپنی کے اندر اس میں چیزوں کو لیتے ہیں. تو پلانڈ آرگنائزیشن جو چینج ہے اس میں چینج ان پروڈکٹ اور سروسز, چینج ان ایڈمنسٹریٹو سسٹم, چینجز ان آرگنائزیشن سائز اینڈ اسٹرکچر, انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی وغیرہ آپ لے کے آتے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ تھوڑا سا یہ بلکہ اس ایکرونیم کو ذرا جائیے دیکھنے کی کوشش, یہ ہے جی ایڈکار, ADKAR, which is the first letter of such awareness, desire, knowledge, ability, reinforcement. یہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کو تھوڑا سا اس کو اس حوالے سے بھی ذرا جاننے کی کوشش کی کہ ہم سب سے پہلے جب چینج لاتے ہیں تو چینج کی جو فیزز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہے چینج مینجمنٹ چینل. یہ ہم اس کے ذریعے سے اس کو اس طریقے سے کر کے ہم نے چینج لانی ہے. لیکن فیزز آف چینج کیا ہے,
कि हम किसी भी बंदे में पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, फिर डिज़ायर उसमें पैदा हो, फिर उसको नॉलेज देते हैं, फिर नॉलेज को कन्वर्ट हम स्किल वगैरह में करते हैं, और फिर री इन्फोर्समेंट होती है। री इन्फोर्समेंट का मतलब है कि अब वो बंदा उस काम को बार बार रिपीट करे, वो चीज़ अप्लाई करे, ये री इन्फोर्समेंट है, और वो तैयार हो। तो ये है एड का ADKAR। ए इज अवेयरनेस, देन डिज़ायर उसमें आनी चाहिए बंदे में, फिर नॉलेज आए, फिर एबिलिटी में कन्वर्ट हो, और फिर रीइंफोर्समेंट। अच्छा, अब देखिए हमने इस इनके लिए जो हम चेंज मैनेजमेंट चैनल यूज़ कर सकते हैं, हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, उसकी बजाय कि हमने अवेयरनेस देनी है, हमने नॉलेज देना है। फिर इस तरह स्पॉन्सर रोड मैप का मतलब क्या है कि जो स्पॉन्सर है, जो मीन अब कंपनी स्पॉन्सर है जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है या उसको सपोर्ट देनी है, अब वो इस टाइम के ऊपर वो उसको फिर इस तरह ट्रेनिंग के ज़रिए से भी हम लोगों के नॉलेज और एबिलिटीज़ को ज़्यादा बेहतर करते हैं। रेजिस्टेंस मैनेजमेंट को करने की होती है, कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो माय डियर, ये आपने अपने स्टाफ के अंदर इस टाइप की चेंजेस को लेके आना है। तो अवेयरनेस, डिज़ायर, नॉलेज, एबिलिटी, री और उसके लिए हम चेंज मैनेजमेंट के जो चैनल्स हैं वो हम कम्युनिकेशन, स्पॉन्सर रोड मैप, ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, कोचिंग वगैरह हम लोग करते हैं। यू गॉट इट? अच्छा माय डियर, यस सर। ये जो टाइप्स ऑफ चेंज जो हम हैपन चेंज, रिएक्टिव चेंज, एंटिसिपेटरी चेंज, प्लान्ड चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज, ऑपरेशनल चेंज, स्ट्रेटेजिक चेंज, डायरेक्शनल चेंज, फंडामेंटल चेंज एंड टोटल चेंज, मीन चेंज डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। अच्छा, अब देखिए ये अब सबसे पहले हैपन चेंज की बात है कि this kind of change is unpredictable in nature and it usually takes place due to the impact of the external factors. Happen change is profound and can be traumatic as its consequences are unknown and out of direct control. तो ज़ाहिर बात है, अचानक पता चला जी पेंडेमिक आ गया, ठीक है। अब वो पेंडेमिक हैपन हुआ, उसकी वजह से तब्दीली अब आई। अब वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं था। ऐसी चेंज जो हमारे कंट्रोल में ना हो, तो उसको उन्होंने बात की है। दिस काइंड ऑफ चेंज हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रीचेस द प्लेट्यू स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। अब प्लेट्यू स्टेज कौन सा होता है कि जब ये चीज़ आपकी नीचे से बढ़ते बढ़ते जब ऊपर की तरफ जाती है, इसका मतलब है कि जब वो चीज़ जिस तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मेच्योरिटी लेवल के ऊपर जब आप पहुंचते हैं, तो ये प्लेट्यू स्टेज आपका कहलाता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल करेंसी डिवैल्यूएशन में एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन हु have to depend upon importing of raw materials largely. In certain cases, some political as well as social changes are unpredictable and uncontrollable. तो देखो भाई माय डियर, ये बात है कि आपकी कंपनी एक मतलब है कि वो मैक्सिमम आपका इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज़ करती है, और करेंसी आपकी इतनी डिवैल्यू हो जाए, तो ज़ाहिर बात है डिवैल्यूशन होने से आपकी, चूँकि आप मोस्टली इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो नेचुरली क्या होगी कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा। और दैट इज़ व्हाट दिस इज हैपेंड वन, चूँकि डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी की जो चेंज आई है, अब नेचुरली दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। इस तरह हमारे पास रिएक्टिव चेंज है, changes which take place in response to an event or a chain of various events can be termed as reactive change. तो रिएक्टिव चेंज में जब एक एक रिस्पांस के बदले में जब आप कुछ वो करते हो, तो ये आपका रिएक्टिव चेंज है। दिस काइंड ऑफ चेंज यूजुअली अकर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज or decrease in the demand for a company's product or services. It can also be a response to a problematic situation or a crisis which an organization may be faced with. For example, due to the advancement in technology or growing technological changes,
An organization may be forced to invest more in technology to stay ahead to face the stiff competition. अब देखें बात यह थी कि आपने कंपटीशन में आगे रहना है। टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा चेंज आ गई कि अब आपको वो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। अब वो जो आपने उसको लेना ही पड़ेगा, ये आपका कौन सा है? आप खुशी से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हो। और जो चीज़ मजबूरी से कर रहे हैं वो रिएक्टिव है। रिएक्टिव ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतनी हो गई और अब आपने चूंकि स्टिफ कंपटीशन है उसमें रहना है और आपने उसको स्टीयर करना है, तो माय डियर अब आप मजबूर हैं और आपकी वो टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। अब वो चूंकि मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट आई थिंक this sort of change which you are introducing in your company, that would be called the reactive one. इसी तरह हमारे पास एक एंटीसिपेटरी चेंजेस भी हैं। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है कि हम रिएक्टिव नहीं है, जैसे ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगले 5 सालों में ऐसा हो जाएगा माहौल, तो आप अपने अंदर अभी से कुछ तब्दीली लाना शुरू कर देते हो। ये एंटीसिपेटरी है, proactive approach है। So if a change is implemented with prior anticipation of the happening of an event or a chain of events, so it is called as anticipatory change. Organization may either time in or reorient themselves as an anticipatory measures to face the environmental pressure. मीन हम वी आर थिंकिंग कि फ्यूचर में अगले 5 सालों में हमारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इस टाइप की हो जाएंगी, तो आप अभी से अपने अंदर एक तब्दीली लाना शुरू कर देते हो। तो दिस इज एंटिसिपेटरी और रीओरिएंटेशन essentially involves changing the organization from the existing state to a desired futuristic state as an anticipatory measure and then dealing with the entire process of the transition. So please प्लान में जो चीज़ है और दूसरी साइड की तरफ रिएक्टिव में और एंटिसिपेटरी में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट लाइक अब इस तरह वो जो हमारे पास पहले हैपन था, ये प्लान्ड है। प्लान्ड के अंदर क्या है कि प्लान्ड चेंज इज आल्सो रिकॉर्डेड एज द डेवलपमेंटल चेंज which is implemented with the objective of improving the present ways of operation and to achieve the predefined goal. Planned change is calculated as not threatening as in this future state is being chosen consciously. The introduction of employee welfare measure, changes in the incentive system, introduction of new products and technological organizational restructuring. ये रीस्ट्रक्चरिंग हम दोबारा किसके साथ लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? री इंजीनियरिंग के साथ। री इंजीनियरिंग, restructuring, team building, enhancing employee communication, as well as the technical expertise fall under the category of the planned change. तो देखा प्लान में आप कैलकुलेटेड हो के आप कहते हो कि जिस तरह एक रैशनल आप जो एसएम के अंदर वो जो मॉडल था, ठीक है ना जी, आपका एमरजेंट रैशनल, तो ये दिस इज अ प्लान वन बिकॉज यू आर थिंकिंग लाइक दिस। इसी तरह सम टाइम चेंज इज व्हाट इट इज इंक्रीमेंटल, क्योंकि इंक्रीमेंटल और डायनामिक, अगर वो चेंज डायनामिक लेके आते हो अपने सिस्टम में और आपका सिस्टम बिल्कुल बदल जाता है, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग कहलाएगी और इसको री इंजीनियरिंग कहेंगे। लेकिन अगर आप लाइक द इंक्रीमेंटल चेंज स्टेप बाय स्टेप आप उसमें लेके आते हो, जिस तरह इंक्रीमेंटल बजट भी बनते हैं और एक आपका आरबी वो है लाइक बीसीसी जीबीबी जीरो बेस्ड बजट। तो इंक्रीमेंटल के अंदर आप क्या करते हो कि जो पहले वाली जो आपकी फिगर्स होती हैं उसमें आप एक ख़ास परसेंटेज इजाफा कर देते हो। जिस तरह एक एम्प्लॉय की हर साल सैलरी में गवर्नमेंट उसमें एक इंक्रीमेंट लगा देती है और वो हर साल इंक्रीमेंट लगती जाती है। इसी तरह इंक्रीमेंटल जो चेंज होगी वो एक थोड़ी थोड़ी ज़रूरत के मुताबिक हम जिस तरह हम अपने प्लांट्स को हर साल उसकी कैपेसिटी को 10% बढ़ा देते हैं बाय एडिंग सम न्यू इक्विपमेंट, ताकि उसकी कैपेसिटी जो पहले 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने की थी अब हमने 110 पे चले गई, फिर हमने उसको बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया। दिस सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी enhancement is a change, but this would be called the incremental change. Now
change which is implemented at the micro level, units or subunits can be regarded as incremental change. So incremental changes are introduced or implemented gradually. देखा लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा है, gradually. और अगर यहाँ पे डायनेमिकली लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा तो ये क्या चीज बन जाएगी, ये री इंजीनियरिंग हो जाती है, डायनेमिकल चेंज, रेडिकल चेंज, and are adaptive in nature. It is based on the assumption that these small changes will ultimately result in a large change and establish the basis for the forming a much healthier and robust system. ये my dear, ये जानते हैं robust system क्या होता है? जी, robust system. अजीम बताएंगे आप? जिसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया हो। नहीं, जस्ट टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करना रोबस्ट नहीं होता। जी अजीम बताएंगे आप रोबस्ट सिस्टम क्या होता है? सर आवाज आप मुझे आपकी क्लियर नहीं आ रही। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि रोबस्ट सिस्टम क्या होता है? नो आइडिया सर। हाँ जी, उसामा बेटा जी आप बताइएगा। सर कंपनी का जो इंटरनल सिस्टम है सर उसे कहते हैं, जो कि उसी चीज का ऑडिट किया जाता है। नहीं बेटा जी, जितना ऑडिट करने मेरा में आइडिया है। रोबस्ट जो होता है ना, ये यहाँ रोबस्ट सिस्टम पता क्या होता है कि वो सिस्टम जो यूनिक और ऐसा इनोवेटिव हो और जिसकी क्रिएटिव और जिसको कॉपी ना किया जा सकता हो, वो रोबस्ट डिजाइनिंग होती है। ऐसा सिस्टम विच इज मोस्ट इनोवेटिव और विच कैन नॉट बी कॉपीड, जो बड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड किस्म की कुछ चीज हो, वो आपका रोबस्ट सिस्टम होता है। और दैट कैन नॉट बी, जाहिर बात है आपने उसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये किस तरीके से बना है। ये किसी सिस्टम की जो एबिलिटी होती है, इसको आप कहते हैं रोबस्ट। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सुनिए कि आप लोग चाहते हैं ना कि आपका जो कोई डिफरेंशिएशन है यूनिक ऑफ द प्रोडक्ट, वो कोई कॉपी ना कर सके। एक तो यह है कि आप उसके पेटेंट हासिल कर लेते हो वो चीज़, लेकिन सवाल ये है कि आपने अपनी कोई चीज़ ऐसी बनानी ताकि लोग उसे कॉपी ना कर सकें। तो आप क्या करोगे कि उसको बचाना चाहते हो तो उसको रोबस्ट करने की ज़रूरत होती है। रोबस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जो इस तरीके से बनाया गया है और इतना क्रिएटिव है, इतना यूनिक है कि वो किसी को समझ ही नहीं आती कि ये किस तरीके से बना है, और जब तक उसकी वो समझ नहीं आएगी कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। अब माय डियर थोड़ा सा बताएंगे कि अगर आपने किसी सिस्टम को रोबस्ट करना हो तो क्या करेंगे? अजीम आप पहले सवाल का जवाब दीजिएगा, आप अपने अंदर क्या चीजें लेके आएंगे? प्लीज अजीम। सर आपकी आवाज ना डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत ज्यादा आज। हालांकि वैसे तो कोई नहीं सर सही आ रही है। मेरा ख्याल है अजीम या उधर प्रॉब्लम। चलें अली आप बताइएगा बेटा जी प्लीज। सर हम क्या करोगे? रोबस्ट सिस्टम आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कॉपी ना हो सर और आपको कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल रहे। जी जी सर हम वो सर जो ये आपने पीछे पढ़ाया ना, इनोवेशन, री इंजीनियरिंग और बीपीआर, वो सारे हम प्रोसेसेस करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट जो इमिटेट ना हो। जी अली आप देखो, इस तरह है कि देखो मैंने अब नॉलेज दो टाइप की एक होती है, एक टेस्टेड नॉलेज है और एक एक्सप्लिसिट नॉलेज है। मेरा ख्याल है एक्सप्लिसिट नॉलेज वो होता है जो कोडिफाई होता है,
जैसे कंपनीज की पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन। तो जिसको आपने रिटन फॉर्म में, उसको कोई भी पार्टी पढ़ सकती है कि ये चीज ये क्या है। और जो चीज एक्सप्लिसिट फॉर्म में पड़ी हुई है माय डियर, वो चोरी हो सकती है, उसका कोई दूसरा बंदा पता। लिहाजा अगर आपने कंपैरेटिव एडवांटेज लेना है और अपने निज़ाम को रोबस्ट करना है, तो माय डियर उसको आप टेसिड नॉलेज में अपनी चीज़ों को रखिए, इम्प्लिसिट नॉलेज। और देखा वो जो कल्चरल एम्बेडेड सिस्टम होता है, तो कल्चर किसी जगह लिखा नहीं होता कि ये किस तरह काम करता है, लेकिन पीपल आपस में अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हाउ वी हैव टू बिहेव एंड व्हाट आर द वैल्यूज एंड, हालांकि वो लिखी नहीं है बट पीपल अंडरस्टैंड कि हाउ टू कोऑपरेट, हाउ टू डील, व्हाट आर आवर वैल्यू, वी शुड बी पंक्चुअल, लेकिन लिखा किसी भी जगह नहीं। तो कहते हैं कि अगर आपने अपनी चीज़ों को रोबस्ट करना है ताकि वो कॉपी ना हो सके, तो एक तो टेसिड नॉलेज में चीज़ों को रखें। और दूसरी बात यह है कि एक काजल एम्बिगुइटी का एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी चीज़ को इस तरीके से बनाएं कि उसके अंदर के रिलेशनशिप लोगों को पता ना चल सके। सर जैसे रोबस्ट सिस्टम से वही चीज होगी सर कि जो कॉपी ना हो सके सर, किसी और चीज में भी ये अप्लाई होगा रोबस्ट। देखो माय डियर, आपने एक मोबाइल है, मोबाइल दूसरी कंपनी खोल के देखती भी, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि इसमें ये टेक्नोलॉजी फिट कैसे हुई है और कौन सी टेक्नोलॉजी ये बनाई कैसे गई है। जी सर। हो गया ना रोबस्ट। और अगर अगर उनको पता चल जाता है कि अच्छा अच्छा ये चिप डली है, ये तो ऐसे बनती है, ये तो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसका मतलब आप चीज़ों को छुपा नहीं सके। और चीज़ें चूंकि छुप नहीं सकी, तो वो तो कॉपी कर लेंगे बड़े आराम से, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए। राइट सर। अब मुझे बताएं आपका कंपैरेटिव एडवांटेज किस तरीके से रहेगा। कंपैरेटिव एडवांटेज उसी वक्त रहता है कि जो निज़ाम, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, मेकिंग, कोई भी चीज़ है, प्रोसेस है, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि किसी को उसकी समझ ना आए। बस ये काजल एम्बिगुइटी इसे कहते हैं। चीज़ों को एम्बिगुअस रखिए, मैं इट शुड नॉट बी नोन बाय एनी अदर पार्टी। और उसका यही हाल है कि चीज़ों को टेसिड नॉलेज में रखें, इम्प्लिसिट में, नॉट एक्सप्लिसिट। चूंकि कंपनी का मिशन तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन कल्चर किसी को समझ नहीं आ सकेगा, क्योंकि कल्चर लोग अंडरस्टैंड करते हैं। राइट अली सर। क्लियर है? यस सर। तो ये जरा एसएम के हवाले से ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये बात हो सकती है कि जी व्हाई यू प्रेफर अ टेसिड नॉलेज and how tacit knowledge help you to achieve the comparative advantage। और जितना आपका निज़ाम, सिस्टम, प्रोसेस, स्ट्रक्चर वो इस टाइप का बना हुआ है कि वो सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन लोगों को समझ भी नहीं आती भी ये है क्या, तो इसका मतलब है कि वो रोबस्ट है। और रोबस्ट मीन दिस इज मोस्ट मॉडर्न, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है। ये है रोबस्ट की निशानी, ठीक है? वरना आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी अगर किसी ने कॉपी कर ली। और कॉपी से बचाने का तरीका ही क्या है कि उसको आप टेसट में रखें, आप काजल एम्बिगुइटी उसमें डेवलप करें। मतलब जिलेट का देखो ना, कल आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो अगर जिलेट ब्लेड कैसे बना है, उसका रेजर वो कैसे फिट करते हैं, उसकी शार्पनेस कैसे है, अगर अगर उन्होंने किस तरीके से, बाकी आपके कंपेटिटर ने फाइंड कर लिया कि अच्छा 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 अच्छा, ये तो इस तरीके से करते हैं, तो कल को वो भी फिट कर लेंगे। कहाँ गई आपकी वो फिर जो कंपेटिटिव एडवांटेज है? आपने उसमें स्टील जो शार्पन करना है, जो मटेरियल लगाया गया है, जो उसको तेज किया गया, जो भी टेक्नोलॉजी, वो कोई इस टाइप की है कि मतलब लोगों को लाख कोशिश करना चाहें लेकिन पता नहीं चल रहा। अली, इज यू गॉट द पॉइंट? यस सर। Okay, thank you. It events offer an opportunity to an organization to learn from its very own experiences and create the adaptive mechanism। देखा अब क्या है कि वो क्या है कि आप with your own experiences, अच्छा जो आपका एक्सपीरियंस है ना अली, वो मैं उसे चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऐसी आपका एक्सपीरियंस है जी जो सर। मैंने टीचिंग में पढ़ाया है। तो जाहिर बात है वो किसी को तो मतलब मुझे पता है ना, लेकिन मैंने उसकी कोई
पॉइंट्स बना के नहीं रखे। अगर मैं नोट्स बना के रख दूंगा वो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो मेरे दिमाग में है कि मैंने लेक्चर कैसे डिलीवर करना है और आई नेवर एवर शेयर विद एनीवन, तो वो कॉपी नहीं हो सकता। इज इट? Yes, sir. So, and create the adaptive mechanism for meeting the ultimate organization visions. Like now, my dear, this is operational change. This kind of change becomes a requirement or the need when an organization is faced with competitive pressure, as a result of which the focus is laid more on quality improvement or improvement in the delivery of services for an edge over the competitors. So similarly, change in the customer's buying pattern or demand or the internal dynamics of an organization equally necessitate the implementation of operational change. This may include bringing in change in the current technology, improving or re-engineering the existing work processes, improving the distribution framework or the product delivery, better quality management, and improving the coordination at an interdepartmental level. Now, this is what, my dear, a strategic change is usually implemented at the organization level, which may affect the various component of an organization and also the organization strategy. A multinational organization like Toyota has taken a step ahead in bringing in a change in the overall organization philosophy for availing the advantages of being a leaner organization structurally. यहाँ पे क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? लीनर ऑर्गेनाइजेशन, structurally, flexibility, decentralized decision making, and functioning of organization, and equally allows a greater extent of freedom of our autonomy in implementing proactive decisions. So this kind of change is expected to have a cascading effect on the entire organization and accordingly would be having an influence on the overall performance. अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो बातें करना चाहूँगा। नेचुरली जो आपकी स्ट्रेटेजिक चेंज है वो आपका ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जो एब्सोल्यूट एक शिफ्ट लेके आते हो, जो चेंज करते हो, ये आपकी स्ट्रेटेजिक चेंज है। मतलब फर्ज करें, अगर मैं बात को थोड़ी सी समझाना चाहूँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट अगले 20 सालों 30 सालों के लिए वाटर मैनेजमेंट के बड़े बड़े अगर मनसूबाजात अगर इंट्रोड्यूस करवाती है, तो ये बेसिकली क्या है? ये स्ट्रेटेजिक चेंज है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। यदि हमने क्राइसिस जो पाकिस्तान का अगले हमने बिजली के हवाले से, पानी के, इरिगेशन, तो आप फिर डैम्स और बड़े बड़ी चीज़ों को इस नुक्ता नज़र से बनाते हैं ताकि हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। और इसका मतलब ये जो चेंज अब आपके अंदर आता है, एक पूरा जिस तरह हमारा इवन वो जो स्टाइल है गवर्नमेंट का, वो जो सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरीज हैं, ये बेसिकली दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम, आई थिंक। तो लिहाजा अगर आप उसको एब्सोल्यूट फेडरल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उसके सिस्टम को बदल के रख दें, ये आपकी स्ट्रेटेजिक चेंज है। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल, ये देखें, ये क्या इस्तेमाल हुआ है? लीनर। वो अच्छा बनवाओ ना, किस चीज की फीचर करवानी आपने? ठीक है, बीइंग अ लीनर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरली। ठीक है, अब ये बताएं कि लीनर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? ठीक है सर, रख दे, कोई मसला नहीं सर, रख दे। सर ये शोर है पीछे यार, इनका नाम मुझे देखना पड़ेगा, इनका ना फोन किया होगा ना, कितने करवा लेने हैं। ये वाउचर की कौन बात कर रहे हैं? आपको आया फोन? सर पता नहीं सर, ये लगता है अच्छा, इसलिए मेरा ना हेड ऑफिस वाले हैं ये मुझे। जी 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 जी, हाँ जी। ये लीनर ऑर्गेनाइजेशन कैसे, क्या होती है? ये मेरी सर वो एसएनएम मैनेजमेंट आईसीएमएल और उधर से बात आ रही है। अच्छा जी जी, लीन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लीनर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फ्यू रिसोर्सेज यूज किए जाएं और डिमांड को फुलफिल किया जाए। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मैक्सिमम अपनी वेस्टेज को कंट्रोल कर ले
اور منیمم ریسورسز رکھ کے وہ کام اگر کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو وہ آرگنائزیشن اتنی ہی لین آرگنائزیشن ہو جاتی ہے. سر یہ ذرا سمجھا دیں سر کیسکیڈنگ افیکٹ. جی پہلے تو میں آپ لوگوں سے اگر اجازت دیں تو آپ لوگوں سے پوچھ لوں میں. پوچھ لیں سر. ہاں جی اسامہ آپ ہی بتائیے. ایکسکیوز می اسامہ. سوری سر، تو میوٹ کیا ہوا تھا سر. یہ کوئی جی بتائیے. انفورسیبل ایونٹس ہو سکتے ہیں سر؟ اچھا چلیں عظیم. انپریڈکٹیبل. نہیں یہ نہیں. عظیم آپ بتائیے گا. سر آپ کا کوشچن کیا ہے؟ بیٹا جی کوشچن ہے کہ کیسکیڈنگ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ نو آئیڈیا سر. اٹس اے گڈ آئیڈیا جینٹلمین. سر جب نہیں پتا ہو تو یہی کہوں گا نا. نہیں تو میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا. تھوڑا سا لائٹر موڈ میں نے بتا کہ ایون اف یو ڈونٹ نو تو دس از اے گڈ آئیڈیا. اچھا جی فہد صاحب آپ بتانا چاہیں گے؟ فہد صاحب آپ سر بتائیں لیئرز گے. بائی لیئرز اسے کہہ سکتے ہیں جی کیسکیڈنگ ایفیکٹ. لیئرز بائی لیئرز مطلب ڈفرنٹ لیئرز میں اس کے ایفیکٹ ہوں گے انٹائر آرگنائزیشنز پہ. ہاں یہ کافی حد تک دیکھیے پہلی بات ہے اسے آسان کر لیجیے گا. کیسکیڈ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ آبشار کو کہتے ہیں. جو پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے نا وہ کیسکیڈ ہے. اچھا زندگی میں جب بھی کبھی کیسکیڈنگ ایفیکٹس آپ کہتے ہیں تو کمپنی میں کیسکیڈنگ ایفیکٹس کیا ہوں گے کہ کمپنی ایٹ دی کارپوریٹ لیول اور وہاں کے ایفیکٹ بزنس لیول کے ایفیکٹ پھر آپ کے فنکشنل لیول اور فنکشنل سے پھر جو انڈیویجول گول وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے کیا بن گئے؟ یہ کیسکیڈنگ ایفیکٹس ہیں. مین ٹاپ ٹو باٹم. اب وہ گول کر لیں کوئی بھی چیز کر لیں. آپ کہتے ہیں جی فیڈرل گورنمنٹ نے ٹارگٹ سیٹ کیے اس کو دیکھتے ہوئے پھر پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے جو گول سیٹ کیے وہ پھر آگے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کیے اور پھر ڈسٹرکٹ سے جو انڈیویجول یا گروپس کے اور پھر انڈیویجول گول بھی ہیو سیٹ. کمپنی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. کارپوریٹ لیول پھر وہاں سے بزنس لیول بزنس نے اپنے گول سیٹ کیے وہاں سے پھر ڈپارٹمنٹ نے گول سیٹ کیے ڈپارٹمنٹ نے جو گول سیٹ کیے پھر گروپ وائز ہو گئے گروپ وائز سے پھر ہر انڈیویجول کے گول سیٹ ہو گئے. یہ کون سا ایفیکٹ ہے؟ کیسکیڈنگ. کیسکیڈنگ ایفیکٹ. تو آبشار کو ذہن میں لے کے آؤ گے تو میرا خیال معاملہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اٹ مین ٹاپ ٹو باٹم. تو کوئی بھی چیز ہے جیسے آپ کے جب ہم کہتے ہیں نا ملٹیپلسٹی آف گولز تو گول اب سوال ہے کہ صرف سر وہ جو کارپوریٹ آپ پہ تو نے نہیں ہوتے پڑھایا نا. تھا کارپوریٹ آبجیکٹیو پھر ایس بی یو پھر فنکشنل پھر ڈپارٹمنٹل اسی والے سے بات کر رہے ہیں ابھی ہاں جو ہم نے نہیں پیچھے وہاں پڑھا تو تھا یہ ہے نا کارپوریٹ. وہ بھی لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایفیکٹ جو اوپر سے نیچے کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں نا جیسے میں کہوں کہ کمپنی کا سب سے پہلا گول کون سیٹ کرے گا؟ کارپوریٹ لیول کے اوپر. پھر اس کی بیس کے اوپر بزنس لیول بزنس سے پھر فنکشنل ڈپارٹمنٹ لیول ڈپارٹمنٹ سے نیچے گروپ کے نیچے ہر انڈیویجول. تو یہ ایک کیسکیڈ بن گیا. کلیئر؟ رائٹ سر. Thank you. Now, this is what this kind of change is expected to have a cascading effect. یہ ہم دیکھ چکے ہیں جی. My dear, this is the directional change. Directional change may become a necessity due to the increasing comparative pressure or due to the rapid changes in the governmental control or policies, which may include changes in the import-export policies, pricing structure, taxation. تو دیکھیں جس طرح گورنمنٹ بعض کا پالیسی خود بناتی ہے یا گورنمنٹ کی وہ ڈائریکشن میں تبدیلی آتی ہے. ایکسپورٹ پالیسی آئی مین لائک امپورٹ پالیسی لیبر پالیسیز سرٹن ٹائپ آف پالیسیز pricing structure یہ وہ directional changes can also become imperative when an organization lacks the capability of implementing or executing the current strategy effectively or during the circumstances when a strategic change is required. My dear, this is fundamental change. اور یہ کیا ہے جی کہ fundamental change essentially involve the
redefinition of organization vision mission. This may be required during extremely volatile circumstances like volatility in the business environment, failure of the leadership, a decline in productivity, as well as the overall turnover or problem with the morale of the employees. ठीक है जी। तो मतलब है कि जी आप कि बुनियादी कोई जैसे मिशन आपका बड़ा आउटडेट पुराना हो गया, उसको बदलना है, ठीक है ना जी। आपका कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस, आप उसको तब्दील करना है, वोलेटिलिटी आ गई है, सो ऑन लाइक। ये माय डियर वो जो हमारी टोटल चेंज है जिसको हम पहले देख चुके हैं, ठीक है ना जी। तो क्या है, a total change in the organization VN and striking harmonious alignment with the organization strategy, employee morale and commitment, as well as with the business performance. Total change becomes a requirement during those circumstances when an organization is faced with many criticalities, such as long-term business failure, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड। अच्छा आप जरा सुन लें, ये लफ्ज जो इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसका मतलब एग्रीमेंट है, के मुताबिक को कहते हैं। अगर हम इनकॉन्ग्रुएंस कहेंगे इसका मतलब जो एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू आपस में अलाइन नहीं है, उनमें एग्रीमेंट नहीं है, ये इनकॉन्ग्रुएंस कहते हैं। Failure of leader management in anticipating the realities of business environment are the growing competitive pressure and concentration of power in the hands of few. A new organization vision, along with a major strategic change as well as a complete organization surgery, can be only the solution at this point. My dear, थोड़ा सा हम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में हम देखते हैं वो जो थी कि the change management process is the sequence of steps or activities that a change management team or project leader would follow to apply change management to a project or change. Change management process contains the following three phases. Number one, preparing for change, managing change, and reinforcing change. Now, this is the preparing for, which is the first one. इसमें हम preparing for change क्या करेंगे? Define your change management strategy, prepare your change management team, or develop your sponsorship model plan. Then there is a managing change में, develop change management plan, take action and implement plan. फिर हम reinforcing में आ जाएंगे और collect and analyze feedback, diagnose gap and manage resistance. So implement corrective actions and the celebrate successes, so on so on like. This is my dear, I think बहुत ये जी एक जब हम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये कर्ट ल्यूवन का एक मॉडल है जो हम आगे ये यहाँ दिखाएंगे। इस बंदे ने कहा कि जी चेंज आती कैसे है, कि चीज़ें अनफ्रीज, मूविंग और फिर रीफ्रीज। ये हम यहाँ बल्कि पहले इसको दिखाते हैं। ये है ल्यूवन्स चेंज मॉडल। ये बेसिकली बर्फ़ है कि बर्फ़ इससे पहले क्या थी कि हमारे पास जैसे ख़ास शेप में, हार्ड शेप में वो चीज़ फ्रीज्ड होती है। तो जब भी तब्दीली लानी होती है तो ज़ाहिरी बात है इसको इस शेप से हमें मेल्ट करना होगा। तो ये अनफ्रीजिंग, फिर अनफ्रीजिंग जैसे जैसे होती जाएगी चेंज आती जाएगी। अब देखें शेप बदल रही है और फिर हम इसको एक ख़ास जिस मॉड्यूल में लेके जाना है और वो शेप हम जो चेंज है उसमें हम उसे रीफ्रीज कर देंगे। ये फिर रीफ्रीजिंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, और जब चेंज अब फिर आनी है इसको हम क्या कर लेंगे, मेल्ट डाउन करेंगे। ये फिर इस तरह बनेगी, यहाँ से अनफ्रीज होगी, फिर चेंज आएगी और फिर रीफ्रीज। ये एक बहुत ही वेल नोन किस्म का मॉडल है, ल्यूवन कर्ट ल्यूवन चेंज मॉडल, अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज। जब रिफ्रीज हो जाएगा फिर हम इसे चेंज लानी है तो वो अनफ्रीज किया जाएगा, फिर उसमें चेंज जो डिज़ायर्ड है
और फिर रिफ्रीज कर देते हैं। ये फिर चलती रहेगी, फिर हम इसे जब चेंज लानी है तो रिफ्रीज को अनफ्रीज करेंगे, फिर चेंज होगी और फिर ये मामला चलता है। दिस इज व्हाट दैट इज द बेसिकली थिंग। अब आइए जरा, Levin provides a social psychological view of chain process. He sees behavior as a dynamic balance of force working in opposing direction. Opposing direction का मतलब है कि आप लेफ्ट से उधर की तरफ जा रहे होते हैं। Driving forces facilitate change because they push person in a desired direction. आपकी जो चेंज लाने वाले जो फोर्सेस हैं वो ड्राइविंग होती हैं। मसलन अभी आप लोग एसीएम में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिहाइंड इज अ सम ड्राइविंग फोर्स। एक होती हैं रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। रिस्ट्रेनिंग वो फोर्सेस होती हैं जो आपको किसी काम को करने में मना करें, स्लो डाउन करें, और वो आपकी बहुत सारे फैक्टर हैं। जिस तरह उनमें से एक फैक्टर आपकी मोटिवेशन ना होना है, आप यू आर होपलेस, सो दैट्स व्हाई आप कहते हैं छोड़ो यार। लेकिन आप चूंकि प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप कहते हैं मैंने तरक्की करनी है, तो दैट्स व्हाट आई थिंक वो जो तरक्की है वो बेसिकली आपके लिए ड्राइविंग फोर्स है। तो ड्राइविंग फोर्स फैसिलिटेट चेंज बिकॉज दे पुश पर्सन इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस impede change because they push person in the opposite direction. So my dear, status quo level is the person balanced state or state of equilibrium between two forces. तो जो स्टेट ऑफ इन आप दूसरे लफ्जों में इन दोनों फोर्सेस के दरमियान वाली जगह जो होती है वो स्टेटस को है। क्योंकि जो आपकी ड्राइविंग फोर्स है वो कहती है तब्दीली लाओ, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कहती रहने दो। अब इनके दरमियान बेसिकली आपने बैलेंस करना होता है। ये आपका वो एक कर्ट लेवन का जो मॉडल है वो ये कहते हैं। अब देखें, हमने उसी को ये अनफ्रीज किया, creating the motivation and desire for change, moving, designing and implementing actual change। अब हम उधर की तरफ चले गए, फिर हम जो तब्दीली लानी है उसको रिफ्रीज कर लेंगे। तो reinforcing and stabilizing new methods, procedures and behavior, वो हमारे जिस्म में जो माइंड में जो तब्दीली आ गई, चेंज आ गई, वी हैव एक्सेप्टेड, वो रिफ्रीज हो गई। फिर रिफ्रीज चलता रहेगा, जब हम उसे तब्दीली लानी होती है फिर अनफ्रीज करना होगा, फिर उसमें आई मीन चेंज आएगी, मूविंग, और फिर रिफ्रीज, जो मैं अभी यहाँ पे इस मॉडल में मैंने शो किया। और अब ये वो अनफ्रीजिंग की सिचुएशन ज़रा देख लें। द एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम मोटिवेट पर्सन बाय गेटिंग देम रेडी फॉर चेंज एंड इंक्रीज विलिंग टू चेंज। तो देखा, जब आप अनफ्रीजिंग उस वक्त होती है कि जब आप के अंदर ड्राइविंग फोर्सेस ज़्यादा आती जाती हैं कि नहीं यार मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है जी। और बिल्ड ट्रस्ट एंड रिकग्निशन फॉर द नीड टू चेंज, actively participate in identifying problem and generate alternative solutions. So is the development through problem awareness of a need for change. अच्छा, जब आप अनफ्रीज हो गए, जितना आपके अंदर ये रेडी फॉर चेंज ड्राइविंग फोर्सेस ज़्यादा आएंगी, तो माय डियर आप उतना ही मोटिवेट ज़्यादा होंगे। जितनी मोटिवेशन ज़्यादा होगी, आप अपने अंदर तब्दीली लाना चाहेंगे, एंड दैट्स वाई आपकी वो जो अंदर की फिक्स्ड जो बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हो जाएगी। वो बर्फ़ का पिघलना इस बात की अलामत है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हो, और दैट्स वाई फिर आपने उस डिज़ायर्ड स्टेट की तरफ जाने के लिए आप क्या करोगे, मूविंग या उसमें चेंजिंग, और फिर आप उधर चले जाओगे। अच्छा, आप देखें मूविंग में आप आ गए कि मूविंग में क्या है कि वर्क टुवर्ड चेंज बाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और द नीड फॉर चेंज, एक्सप्लोर द alternatives, defining goal and objectives, plan how to accomplish the goal and implement the plan for change, get persons to agree that the status quo is not beneficial to them। देखिए कि आपका जो स्टेटस को है, जो इस वक्त जारी सिचुएशन है, वो कहते हैं कि आप एग्री करें कि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसका मतलब इसको हमने बदलना है। और वो किसी भी हवाले से, वो पीपल के अंदर है, स्ट्रक्चरल है, कल्चरल है, टेक्नोलॉजिकल है। अच्छा, मुझे ये आप लोग ज़रा थोड़ा सा बताएंगे, मैं आप लोगों का एक इंटेलिजेंस लेवल चेक करना चाहूँगा। ये माय डियर ज़रा एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव्स क्यों कहा गया है? आप अल्टरनेटिव्स को क्यों एक्सप्लोर करते हो?
ये आपका बिहेवियर कौन सा होता है? सर एज ऑफ माय ओपिनियन सर स्क्रीनिंग के बाद आप प्रेफरेंस करते हैं रैंकिंग के बाद कि विच अल्टरनेटिव इज बेटर देन नो नो नो, एनी अदर। माय क्वेश्चन इज कि आप अल्टरनेटिव ना ढूंढो, आप एक ही चॉइस को लेके आप उसे एनालिसिस करके इम्प्लीमेंट कर दो, तो आप एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव की तरफ क्यों जाते हो? ये कौन सा बिहेवियर है? जी अली। नहीं सर। सर ये आपने पीछे अच्छा पढ़ाया था, अजीम याद नहीं प्लीज। आ रहा। सर पीछे आपने पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा। वो थिंकिंग वाले में आपने पढ़ाया था, नैरो थिंकिंग, और उसमें मुझे ये याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये रैशनल बिहेवियर है बेसिकली। जी वही ना, वो आपने पढ़ाया था पीछे, हाँ, याद नहीं आ रहा था। तो बच्चों ये उसामा, अली, जब भी कभी जिंदगी में आप अल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करके फिर उनको एनालिसिस करते हो, ये बिहेवियर आपका रैशनल। और रैशनल पर्सन कौन होता है? कि हु कॉन्शियसली मेकिंग एफर्ट्स टू गेट मैक्सिमम बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। ठीक है? राइट सर। ठीक है थैंक ठीक यू, है सर ठीक। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, ये है जी आपका फिर लाइकवाइज रिफ्रीजिंग में चले जाएंगे। अब चेंज आ चुकी है और आप उसको क्या करोगे? ये वाली पिक्स को ये रिफ्रीज कर दो यहाँ पे, ठीक है? अनफ्रीजिंग, चेंज, रिफ्रीजिंग की तरफ आप जा रहे हैं। और वो रिफ्रीजिंग में does the integration of the change happen into one's personality and consequently stabilization of the change happen? अब दो बातें हैं कि हमने अगर पीपल चेंज लानी है तो वील गोइंग टू सी वेदर योर पर्सनैलिटीज हैव बीन चेंज, और फिर आपने कॉन्सिक्वेंटली स्टेबलाइजेशन ऑफ चेंज हैपन, मीन के वो काम वन टाइम नहीं होना चाहिए। अगर हमने आपको पंक्चुअल करना था तो यू आर पंक्चुअल फॉर एवर नाउ, ये है स्टेबलाइजेशन। अगर हमने कहा था कि जी आपने ये स्टैंडर्ड को ऐसे या ये स्किल इस लेवल का चाहिए और जब भी चीज़ बनेगी इसको अप्लाई करना है और ये स्किल इस लेवल का, तो वो फिर बार बार वही होगा, क्योंकि ट्रेनिंग हमने दी। तो ट्रेनिंग से करके हमने वो जो आपके चेंज आई, वो चेंज फिर रिफ्रीज होगी और फिर स्टेबलाइज होनी चाहिए। क्योंकि अगर स्टेबलाइज नहीं हुई तो फिर क्या होगा? इसका मतलब वो तो वन टाइम है, और वन टाइम से तो चेंज नहीं आती। Then reinforce a new pattern of behavior, positive change, or with new level of equilibrium, or frequently person tries to return to old behavior after the change effort ceases. ठीक है जी? So this is now, my dear, this is causes for resistance to change. दुनिया में जहाँ कहीं चेंज आती है वहाँ पे रेजिस्टेंस आनी है, ये नेचुरल है माय डियर। और वन इज लैक ऑफ ट्रस्ट, perception of trust, that change is not necessary, perception that change is not possible, relatively high cost, fear of personal failure, loss of status or power, so threats to value and ideas, social, cultural, organization, disagreement, resentment of interference, like ये है जी वो जो हमने ट्रिगर ऑफ फॉर चेंज की बात की है कि ट्रिगर वो आपकी चीज़ है जो आपको स्टिमुलेट करती है। A trigger is a business decision that can bring about change in the context of the organizational design. It would be an event that results in a company or department organization. New leadership, changes to leadership and management are one of the top triggers resulting in organization change. तो ये दो किस्म की होती हैं ट्रिगर, एक इंटरनल है और एक बाहर से चेंज आती है। तो व्हाट आर द इंटरनल ट्रिगर ऑफ चेंजेस? आइडेंटिफाइज फोर जनरल ये इंटरनल ट्रिगर्स हैं टू चेंज दैट स्टेम्स फ्रॉम द वर्क ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ। आपकी जो टेक्नोलॉजी एक ट्रिगर है, शिफ्ट इन प्राइमरी टास्क, पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं आपके उनकी। और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज,
سو ایکسپلین وہ کیا ہے کہ اسٹریٹجک ٹرانسفارمیشن چینج، پیپل سینٹرک آرگنائزیشن چینج، اسٹرکچرل چینج اور ریمیڈیل چینج، یہ ہمارا بھی ہے. تو سمپلی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو چینجز ہیں وہ چینج ایک which is highly essential, so that's why I think جو چینج ہے وہ آنی ہے، لہٰذا کمپنی must have to got، اور اس کے پیچھے ریزن وہ انٹرنل فورسز ہیں. اور سر آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. چینج آنے والی جو ہے وہ ریزن، اب ٹھیک ہے عظیم؟ ہیلو. جی سر. تو چینج جو آنے والی چیز ہے وہ انٹرنل، اور پھر جو چینج آپ کو لانے میں وہ جو آپ کی دو فورسز ہیں، اور وہ فورسز ایک آپ کی ڈرائیونگ فورسز ہوتی ہیں، ریسٹریننگ فورسز ہیں، اور یہ اور پھر پلس آپ کی جو چینجز ہیں وہ پیپل، ٹیکنالوجی اور آپ کی اسٹرکچر وائز. تو یہ بہرحال آج کا تھا ٹاپک. جی اس پہ کوئی کویشچن آپ لوگ کرنا چاہیں پلیز. جی یہ تھرڈ چینج بتا دیں، ریمیڈیل چینج کیا کہیں گے اس کو؟ ریمیڈیل مطلب وہ Remedial. ریمیڈیل چینج یہ ہوتی ہے کہ کوئی جیسے کوئی چیز، جیسے ریمیڈی علاج کو کہتے ہیں نا، کہ جی سر. آپ نے کوئی معاملہ خراب ہوا ہے اس کو وہیں ٹھیک کرنا ہے بس. تو وہ چینج اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی. مطلب یہ براڈر بیس نہیں ہوتی، یہ ٹھیک ہے سر. اسٹریٹجک نہیں ہے، بس یہ ٹھیک. شارٹ ٹرم ہوتی ہے کہ جس ٹائپ کی کوئی مسئلہ پیدا ہوا اس کو حل کر دو بس. لیکن یہ آپ کی ٹرانسفارمیشنل ہے. یہ دیکھیں رائٹ سر. ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اوکے سر انشاءاللہ. اوکے جی. خدا حافظ. اوکے سر اللہ حافظ سر. انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ.